करंट अफेयर फंडा। आज हम फिजिक्स में ग्रेविटेशन का दूसरा पार्ट, ग्रेविटेशन एमसीक्यू का दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप इस वीडियो के नीचे देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पे अपने कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। Let us start with the questions. The force of attraction between 2 point masses separated by unit distance is called. इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि जैसे आप जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका फॉर्मूला क्या है, मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, वेयर m1 and m2 are the two masses which are separated by the distance r. उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है that is given by this formula, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। अब इसमें कहा जा रहा है तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जब ये जो मासेस हैं, ये m1 और m2 हैं, दे आर पॉइंट मासेस। जब ये पॉइंट मासेस होते हैं तब हम इसकी जो वैल्यू होते जिसकी वैल्यू लेते हैं वो हम 1 लेते हैं। दैट मीन्स G इंटू वन डिवाइडेड बाय, अब व्हाट अबाउट R, it is separated by a unit distance, means unit distance means 1, so 1 का square, therefore F is equal to G. G is a universal gravitational constant. इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट मासेस के बीच में, जो कि यूनिट डिस्टेंस का उनके बीच में सेपरेशन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इस कांस्टेंट के इक्वल होगा, उसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो अब यहाँ पे इसके ऑप्शंस पे आते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, gravitational field strength or universal gravitational constant. So answer this question is D. This is the answer. Now come to the second question. Two objects of different masses falling near the surface of the moon would, अब क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है जो कहा गया है वो ये है कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास डिफरेंट है, उसको मून की सरफेस के नियर फेंका गया है। तो जो जैसे कि हमने फ्री फॉल का जो वीडियो भी डिस्कस किया था, जब हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था ग्रेविटेशन में, उस वक्त हमने कहा था कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो डिफरेंट मासेस के भी हैं, दे हैव द डिफरेंट मासेस, उनका वेट भी डिफरेंट है और उनको नीचे छोड़ा जाता है, उनको नीचे गिराया जाता है, दे हैव द सेम वेलोसिटी, उनकी जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। और वहाँ हमने एक पंख और एक हथौड़े का एग्जाम्पल वीडियो में डिस्कस किया था और बताया था कि अगर हम उसको अर्थ पे करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस दैट मीन्स पिक्चर में आ जाता है। सो इस वजह से वो दोनों एक साथ सरफेस पे नहीं पहुँचते। अब यहाँ हमसे कहा जा रहा है टू ऑब्जेक्ट मासेस जिनका मास डिफरेंट है, टू ऑब्जेक्ट्स जिनका मास डिफरेंट है, उनको फेंका गया है नियर द सरफेस ऑफ मून। उनका क्या होगा, मीन्स उनके अंदर कौन सी इनमें से चीज होगी, उनका जो उनके अंदर इफेक्ट होगा वो ये कि दे हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, उनकी जो वेलोसिटी होगी वो दोनों की सेम होगी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फर्स्ट स्लाइड में भी एग्जाम्पल देखा है, इसकी क्वेश्चन देखी है, वो ये है G m1 into m2 divided by r square. This is a universal gravitational law. अब it gives the gravitational force between the two objects. ये जो लॉ है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ इसलिए कहा जाता है कि ये इन द यूनिवर्स, ये एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी बॉडी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये सब पे ये रूल अप्लाई होता है, इक्वली ये सब पे वर्क करता है। सो इसका जो आंसर है, दैट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडी, किसी भी दो ऑब्जेक्ट, किसी भी दो बॉडीज के बीच का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देता है, उसकी वैल्यू देता है, उनका कुछ मास होना चाहिए, मींस हैविंग सम मास। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दो पार्टिकल्स को, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं, उनको एट सम डिस्टेंस पे रखा गया है। मान लीजिए एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है,
इफ कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम अनचेंज, अब यहाँ इनके बीच में जो फोर्स है that F1 is given by between these two object और between these two particle के बीच में जो force of attraction है वो दिया जाएगा इस फॉर्मूले के द्वारा, G m1 into m2 divided by r square, where r is the distance between them. अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों, if keeping the distance between them is unchanged, means ये जो r का distance मैंने लिया है, सेकेंड सिचुएशन ये है कि r का डिस्टेंस एज सच है, इसमें कोई चेंज नहीं है. द मास ऑफ ईच ऑफ द पार्टिकल इज डबल्ड. ये जो मासेस हैं इनका, जो ये हमने पार्टिकल्स लिए हैं मास, इनका जो मास है उसको डबल कर दिया गया है. अब ग्रेविटेशनल फोर्स मींस F पे क्या फर्क पड़ेगा, तो सेकेंड जो कंडीशन है वो ये है, मींस अब जो मास है वो 2m है, मींस दे हैव द 2m2 और ये हो जाएगा 2m1 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है r वो सेम है. अब यहां पर क्या फर्क पड़ेगा, मींस F2 इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला G देन 2m1, एक मास है 2m1 और दूसरा है 2m2. मींस यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि ईच ऑफ द टू पार्टिकल इज डबल. अगर पहले m1 मास था तो अब वो 2m1 हो जाएगा, विच इज डिवाइडेड बाय r square. r is the distance between them. So यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, ये आ जाएगा 2 into 2 4 G m1 into m2 divided by r square. ये आप जो देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन आई है इसको हम सिंप्लीफाई कर लीजिए. F2 is equal to 4, ये जो G m1 into m2 divided by r square है ये पूरी टर्म F1 के इक्वल है फ्रॉम द इक्वेशन 1. आप इस इक्वेशन को देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टर्म आ रही है. सो देयरफॉर रिप्लेस दिस टर्म, रिप्लेस दिस पार्ट विथ इक्वेशन 1. सो देयरफॉर आंसर कम्स 4F1. मींस अब जो फोर्स उनके बीच में होगा वो 4 टाइम्स होगा, जितना पहले था उसका 4 गुना हो जाएगा. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C. C is the answer. According to, here is a proportional, यहाँ पे proportionality के साइन है सब जगह. According to one of the Kepler's law of planetary motion, जो हमने केपलर्स लॉ, हमने 3 लॉ केपलर्स लॉ के हमने पढ़े थे, उसके 3 पार्ट थे जो हमने ग्रेविटेशन के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है. सो अगर आपको डिटेल चाहिए सो प्लीज आप उस वीडियो को देखिएगा. यहाँ जो केपलर्स का थर्ड लॉ था, द थर्ड लॉ गिव्स r cube is directly proportional to t square. This is the Kepler's third law. ये थर्ड लॉ था सर केपलर का, और जिसमें r क्या है, r is the mean distance between the planet and sun. Is the mean distance between sun and the planet के बीच का जो डिस्टेंस है वो r था, और t क्या था, t is a टाइम ऑफ रेवोल्यूशन. मतलब कि एक चक्कर लगाने में उस प्लैनेट को कितना टाइम लगता है, सन का एक चक्कर लगाने में उसे कितना टाइम लगता है, उसे कहा जाता है t, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन. ये इसका रिलेशन है, r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर. सो यहाँ से आप देखिए इसमें कौन सा मैच करता है, c इसमें एग्जैक्टली मैच करता है, r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C. The gravitational force of attraction between two objects is x. Next question हमसे कहा जा रहा है कि the gravitational force of attraction which is given by this formula F is equal to G m1 into m2 divided by r square is equal to x. दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि r डिस्टेंस अपार्ट हैं, उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो r है, और उनका जो मास है वो m1 है और m2 है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, और क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि वो x के इक्वल है. कीपिंग द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट अनचेंज. अब हमसे अब सेकेंड यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट का मास है वो सेम है, मतलब अब वो m1 और m2 ही है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज हाफ, ये जो r है ये r/2 हो जाएगा.
तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा, अब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो जो उसकी सेकंड कंडीशन है, उसकी सेकंड कंडीशन ये है कि m1 और m2 इनके बीच का जो डिस्टेंस है r वो हाफ हो गया। अगर हाफ हो गया तो इसको थोड़ा कम ही बनाइए, m2। सो नाउ r इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r1 डिवाइडेड बाय 2। सो अब जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दिया जाएगा gm1 इंटू m2, बिकॉज इसके जो मास है वो सेम है। r की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे r बाय 2 का स्क्वायर। सो अब क्या इक्वेशन आती है, अब इसकी इक्वेशन बन जाती है gm1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये जो 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा इंटू 4। सो नाउ दिस इक्वेशन gm1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये इक्वल टू f। ये f के इक्वल है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में पहले था, और वो हमें क्वेश्चन में इक्वल टू x है। सो देयरफॉर अब जो रिलेशन आता है वो आता है f1 इज इक्वल टू 4x। सो दिस इज द आंसर। The value of acceleration due to gravity of earth, the value of acceleration due to gravity which is उसका जो सिंबल है वो है g, हम उसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं, ऑफ अर्थ, वो किस तरीके से इक्वेटर और पोल पे वेरी करती है। ये सारा डिटेल में वीडियो में बताया गया था ग्रेविटेशन के वीडियो में। यहाँ हम इसको शॉर्ट में लेते हैं। g का जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय g m डिवाइडेड बाय r square, this is a formula of g। so जब भी r is a distance between that object and the center of the earth, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। जब भी r ज्यादा होगा तो g कम होगा, और अगर r कम होगा तो g ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल में है, क्योंकि r जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। सो देयरफॉर ये हमेशा इनवर्सली वेरी करेगा। अगर r की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो g कम हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि एट पोल्स पर क्या होता है कि r की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। दैट मीन्स r हैज मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब है r की वैल्यू अगर मिनिमम है तो इसका ये मतलब आता है कि जो g की वैल्यू है दैट इंक्रीजेस, मीन्स g हैज मैक्सिमम वैल्यू। जबकि एट इक्वेटर पर r has maximum value, so therefore g has minimum value। so यहां से हम इसका आंसर करेंगे, इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल। नो, वो इक्वेटर और पोल पे सेम नहीं होती है g की वैल्यू। इज द लीस्ट ऑन पोल, नो, g की वैल्यू मैक्सिमम होती है पोल पर। इज द लीस्ट ऑन इक्वेटर, यस इट इज लीस्ट ऑन इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर इसकी वैल्यू मिनिमम होती है, क्योंकि r वहां पे जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ वो ज्यादा होता है। सो दैट इज वाई कि इनका जो मीन्स इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो मिनिमम आती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। A planet is revolving in an elliptical orbit around the sun as shown in the figure। जैसे कि यहाँ फिगर में बताया जा रहा है, ये D पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये E पॉइंट है। इन पॉइंट्स पर ये प्लैनेट की पोजीशन है, मींस एक ही प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसकी डिफरेंट पोजीशन हमको यहाँ पिक्चर में दी हुई है, और ये इस तरह इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट विल बी ग्रेटर एट, किस पॉइंट पर, मींस A B C D E, ये जो हमें पॉइंट गिवन है इसमें से किस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है प्लैनेट की वो सबसे ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है दैट इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू v का स्क्वायर। मीन्स अगर ये एक ही प्लैनेट की बात हो रही है, इसका मतलब है m तो यहाँ कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक ही प्लैनेट है, उसका मास एक जैसा रहेगा।
इसका मतलब है इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी v पर, मतलब वेलोसिटी पर। मींस काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। बाकी सब ये 1/2 कांस्टेंट है, m यहाँ कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक ही प्लैनेट के बारे में बात हो रही है। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। दैट मीन्स हमें v का पता लगाना है कि वेलोसिटी कहाँ सबसे ज़्यादा होगी, इस प्लैनेट की किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी। सो ये भी एक केपलर्स लॉ का एक पार्ट है कि जब प्लैनेट सन के पास होता है तो तब उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। दैट मीन्स हम वो पॉइंट देखेंगे जो पॉइंट सन के सबसे ज़्यादा नियर है, जो पोजीशन उसकी सबसे ज़्यादा नियर है सन के, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त इस पिक्चर में जो पता लग रहा है कि ए की जो पोजीशन है, जो ए पॉइंट है, वो ए पॉइंट सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। इसका मतलब है एट ए पॉइंट इट हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी। उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ए पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगी। सो यहां से इसके पता लगता है मींस उसकी काइनेटिक एनर्जी यहां सबसे ज्यादा होगी। मींस काइनेटिक एनर्जी हैज मैक्सिमम वैल्यू। सो इसका आंसर आता है ए। The value of g at a particular point is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। द वैल्यू ऑफ g एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स यहाँ में g की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गिवन है, वो 9.8 है। सपोज द अर्थ सडनली श्रिंक यूनिफॉर्मली टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज। अब ये मान लीजिए कि एक ऐसी कंडीशन हुई कि जो अर्थ है वो श्रिंक हो गई टू हाफ ऑफ इट्स साइज, जो उसका साइज था उससे हाफ हो गई, विदाउट लूजिंग एनी मास। उसमें मास में उसके कोई फर्क नहीं आया है, मतलब m जो है अर्थ का वो सेम है, लेकिन अर्थ श्रिंक हो गई है। इसका मतलब है क्या हुआ कि उसका रेडियस श्रिंक हो गया है, लेकिन उसका मास वही का वही है। द वैल्यू ऑफ g एट द सेम पॉइंट, द वैल्यू ऑफ g एट द सेम पॉइंट विल बिकम, अब उसी पॉइंट पर g की वैल्यू क्या होगी, एज्यूमिंग दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डज नॉट श्रिंक। अब हम जब g का हम फॉर्मूला देखते हैं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है, वो है g m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द g। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले उसकी वैल्यू 9.8 थी, किसी पॉइंट पे उसकी वैल्यू 9.8 है। अब एक कंडीशन ऐसी हुई कि अर्थ श्रिंक हो गई टू हाफ ऑफ इट्स साइज, उसका साइज हाफ हो गया, लेकिन उसका मास वहीं का वहीं रहा। अब g की वैल्यू क्या होगी, मीन्स ये तो सेम है। नाउ व्हाट अबाउट r, r का क्या हुआ। इससे पहले हम इस कंडीशन के लिए पिक्चर देखते हैं। ये मान लीजिए ये अर्थ है और ये इसका सेंटर है। इस सेंटर पे यहाँ पे ये मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें 9.8 गिवन है। ये वाली कंडीशन है में कि हमें 9.8 यहाँ पर जो g वर्क कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस सब्जेक्ट ऑन दिस पॉइंट, वो 9.8 है, और ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज गिवन बाय r। अब ये r क्या है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट इसकी कंडीशन पे आते हैं कि अब यहाँ पे अर्थ श्रिंक हो गई। ये मान लीजिए कि अर्थ इस वक्त ये श्रिंक होके यहाँ पहुंच गई। अब इसका जो मास है वो तो सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर था, इनिशियली वो पॉइंट इधर था, मींस ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, वो इस वक्त यहाँ पर है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस तो आर का आर ही रहेगा, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। प्लीज आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। एज्यूमिंग दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डज नॉट श्रिंक, ये डिस्टेंस श्रिंक नहीं हुआ है। आर तो श्रिंक हुआ है, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, वो श्रिंक होगी क्योंकि अर्थ श्रिंक हो गई है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये मान लीजिए r1 है, ये डिस्टेंस श्रिंक नहीं हुआ है, ये डिस्टेंस एज सच है। इसका मतलब है यहाँ पर ये सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू 9.8 की 9.8 ही रहेगी एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट के लिए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए।
द डिस्टेंस ऑफ नेपट्यून एंड सैटर्न फ्रॉम द सन आर नियरली 10⁻13 मीटर एंड 10⁻12 मीटर रिस्पेक्टिवली. अब हमें नेपट्यून एंड सैटर्न का सन से हमें डिस्टेंस दिया हुआ है जो है 10⁻13 और 10⁻12 मीटर. Assuming that they move in a circular orbit, में वो move कर रहे हैं around the sun, the periodic time would be in the ratio according to the Kepler's third law. जो उसका इक्वेशन है वो है r cube is directly proportional to t square. अब यहाँ से निकालते हैं r cube is equal to c t square. c is a constant. जब भी हम proportionality का साइन हटाते हैं हम इसको एक कांस्टेंट की फॉर्म में लेते हैं. इसका मतलब है इसका रिलेशन आ गया r क्यूब डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इज इक्वल टू c. दिस c इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म है और एवरी प्लेनेट के लिए ये चीज सेम रहती है, ये चीज इक्वल रहती है. ये इस चीज को हमने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया. वहाँ पे एक टैली भी दी गई थी जो कि इस चीज को वेरीफाई करती थी. इसका मतलब है अगर मैं नेपट्यून के लिए ये चीज लेती हूँ तो मीन्स r1 और t1 और सिमिलरली r2 एंड t2 का स्क्वायर. दिस इज फॉर सैटर्न. ये सैटर्न के लिए मैंने लिया है और ये टर्म मैंने लिए है नेपट्यून के लिए. इसका मतलब है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सी. इन दोनों इक्वेशंस को हम इसको इक्वेट कर सकते हैं. सो देयरफॉर r1 क्यूब डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 क्यूब डिवाइडेड बाय t2 स्क्वायर. r1 की टर्म को अलग कर लीजिए. दिस गिव्स r1 क्यूब डिवाइडेड बाय r2 क्यूब इज इक्वल टू t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 स्क्वायर. अब यहाँ से हमें ये r1 और r2 गिवन है. दैट इज द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन. सो यहाँ से आप पुट करिए. नेपट्यून के लिए इसकी वैल्यू है 10⁻13 और इसका क्यूब है डिवाइडेड बाय सैटर्न के लिए इसकी वैल्यू है 10⁻12 और इसका क्यूब है इज इक्वल टू t1 बाय t2. ये हमें रेशियो फाइंड करना है और इसका होल का स्क्वायर है. इसको जब सॉल्व करेंगे इट विल कम 10⁻39 divided by 10⁻36 is equal to t1 by t2. This implies यहाँ से इसकी वैल्यू इसकी सारी इसकी पावर कट हो जाएंगी. सिर्फ 10⁻3 रह जाएगा इज इक्वल टू t1 by t2 का स्क्वायर. अब यहाँ से इसका रूट ले लेंगे. जब भी हम 10⁻3 का रूट लेते हैं इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है, इसको जब सॉल्व करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, इसका जब रूट लेंगे तो इसका आंसर आएगा यहाँ से पेयर आउट होके ये 10 बाहर आ जाएगा, रूट 10 अंदर रह जाएगा. सो देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. इसको आप करेक्ट कर लीजिए. ये 10 बाहर है और ये रूट 10 है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. दिस एंड्स आवर वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं. इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं. साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक और साथ में हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं. और साथ में फिजिक्स में अभी तक ग्रेविटेशन, फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन कवर किए जा चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखे हैं सो प्लीज डू वॉच दीज वीडियोज ऑल्सो. Thanks for listening me. Have a nice day.